बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 है बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, वहाँ पे आपने डिटेल से बात की थी ट्रांसलेटरी मोशन की। फिर चैप्टर 5 पर आए, वहाँ हमने बात की सर्कुलर मोशन की। ठीक है, अब यहाँ पे हम वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है ऑसिलेशंस। छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2 पॉइंट्स उसने समझाने हैं, एक पीरियोडिक मोशन क्या होती है, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिटेल से बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले जान लीजिए कि ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है। जो लफ्ज पीरियोडिक है ना, ये पीरियड से निकला है। पीरियड का मतलब क्या होता है? इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब कोई एक बॉडी है जो अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। ठीक है, कोई एक बॉडी है जो अपनी मोशन को रिपीट कर रही है और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। मैस अटैच टू स्प्रिंग की ही एग्जांपल ले लीजिए। इसमें मैस एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। मान लीजिए इस पोजीशन से यूं जाता है और फिर यूं आया, ये इसकी पहली मोशन है। अब यही मोशन रिपीट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर मोशन रिपीट करेगा, इधर जाएगा, वापस अपनी जगह पर आएगा। तो ये बॉडी अपनी मोशन को रिपीट कर रही है और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, तो इसकी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। समझ गए? अच्छा, पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल ले लें। आप यहां से इसको यहां से लाके डिस्टर्ब करें और छोड़ दें, और यहां से ये इस तरह अपनी मोशन को रिपीट करेगा, और ये अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए अपनी मोशन को रिपीट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ गए बच्चों? तो सिंपली माइंड में रखें, पीरियोडिक लफ्ज पीरियड से निकला है, मतलब कोई भी बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए अपनी मोशन को रिपीट करेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी मोशन पीरियोडिक मोशन है, कि एक खास पीरियड के बाद रिपीट होने वाली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों ऑसिलेशंस की, या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ये जो अभी हमने बात की थी ना, ये पीरियोडिक मोशन की। अब इनमें से कुछ पीरियोडिक मोशन ऐसी होती हैं कि जिसमें बॉडी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। यानी एक बॉडी जिसकी मोशन पीरियोडिक है, वो फिक्स टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, और वो मोशन कैसी है? वो मोशन टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए, वो बैक एंड फोर्थ मोशन होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजिशन इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये बेसिकली एक बॉडी की एक फिक्स पोजिशन से आगे पीछे हरकत है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए। ठीक है, यानी एक खास टाइम के बाद एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, उतने टाइम के बाद दूसरी वाइब्रेशन, उतने टाइम के बाद तीसरी वाइब्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन और जो हमारे पास पीरियोडिक मोशन है, इनमें जो डिफरेंस है उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू हम समझेंगे। देखिएगा, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ये बात याद रखनी है, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ठीक है, कैसे? अब देखें, हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे घूम रही है ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 सेकंड के अंदर ये 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है, फिर 1 साइकिल के अंदर 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है, फिर 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है। अब ये बॉडी अपनी मोशन को रिपीट भी कर रही है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट कर रही है, तो इसकी मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या ये वाइब्रेटरी मोशन है? आंसर इज नो। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है? एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव करना, जो कि ये परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये पीरियोडिक जरूर है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वॉल के ऊपर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है ये पेपर में। एक वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट यूं चलता जा रहा है और यहां से वो फिर गिर जाता है नीचे को ऐसे, फिर यहां से यूं चलता जा रहा है, फिर वो नीचे गिर जाता है ऐसे, फिर यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, फिर यूँ नीचे गिर जाता है। अब ये सारा काम जो होता है, लेट सपोज ये 10 सेकंड में, फिर ये भी 10 सेकंड में हुआ, ये भी 10 सेकंड में हुआ।
अब ये सारा काम जो है वो 10 सेकंड में हुआ। बॉडी ने या इस इंसेक्ट ने अपनी मोशन को रिपीट किया, वैसी ही मोशन फिर दिखाई, वैसी मोशन फिर दिखाई और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए दिखाई, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। तो इसकी मोशन पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकती है लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये एक फिक्स टाइम के बाद बॉडी रिपीट कर रही है अपनी मोशन, लेकिन हम कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये पीरियोडिक मोशन है। ये किसकी एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन की। इसके अलावा अगर आप एक खास किस्म का पाथ फॉलो करें लाइक दिस, यूँ जाते हैं फिर आप इधर आते हैं फिर इधर और फिर यूँ, या आपने एक पाथ फॉलो किया और ये पाथ फॉलो किया आपने जस्ट 1 सेकंड के अंदर, फिर इसी मोशन को आप रिपीट करते हैं, यूँ जाते हैं यूँ जाते हैं यूँ जाते हैं यूँ आते हैं 1 सेकंड के अंदर, फिर आप अपनी मोशन को रिपीट करते हैं, यहाँ से यूँ गए फिर यूँ गए फिर यूँ गए और यूँ 1 सेकंड के अंदर, फिर आपने ऐसे किया, मोशन को रिपीट किया 1 सेकंड के अंदर। अब बार बार आप 1 सेकंड के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोशन पीरियोडिक जरूर है क्योंकि बॉडी अपनी मोशन को रिपीट कर रही है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप वाइब्रेट कर रहे हैं या आपकी मोशन ऑसिलेटरी है। ये भी ऑसिलेटरी नहीं है, ये फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक जरूर है लेकिन ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ओके बच्चों, तो यहां पर आपने एक डिफरेंस सीख लिया कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन क्या होती है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। अब हमने बात करनी है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली बात बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसको सिंपल क्यों कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर जो हम इसकी हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपलेस्ट केस यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी मोशन को हमने डिस्कस करना है, सही है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था वहाँ पर हम पेंडुलम की भी बात करते हैं, तो पेंडुलम की मोशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, तो फिर ये कैसे। तो बच्चों उसका आंसर ये है कि देखिए ये एक पेंडुलम है, उसमें हमने ये कहा था कि अगर इसको हम बहुत शॉर्टर डिस्प्लेसमेंट तक ऐसे मूव कराएंगे, ठीक है, बहुत कम एंगल रख के, तो इसकी मोशन अप्रोक्सीमेटली कैसी होगी, स्ट्रेट ही होगी। यानी ये देखें ऐसी मोशन क्या होगी, तकरीबन स्ट्रेट मोशन ही परफॉर्म करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम पेंडुलम की एग्जांपल डिस्कस करते हैं वहां पर फिर हम ये कहते हैं कि एंगल जिसके थ्रू हमने इसको डिस्प्लेस कराया वो एंगल बहुत स्मॉलर एंगल है, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी, तभी इसकी मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको हम कहते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल हार्मोनिक कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से बात कर देते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली सिंपल क्यों कहते हैं इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की ही एक स्पेशल केस है जिसमें बॉडी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे ऐसे 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 वाइब्रेट करती है, समझ गए। और ये वाइब्रेटरी मोशन एक फिक्स इंटरवल के अंदर रहते हुए होती है, एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे भी होती है, ठीक है। और दो क्वालिटीज इसके अंदर क्या कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, पहली खूबी। और दूसरी क्या कि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्शन में अपोजिट होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। ये दो क्वालिटीज होंगी तो ये हमारे पास मोशन जो है वो कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसका जो सादा तरीन केस है सिंपलेस्ट केस है, ठीक है। और हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, हमारे पास बॉडी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव करेगी, फिक्स इंटरवल के अंदर रहते हुए करेगी, और उसके अंदर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स पाई जाएगी, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। इसीलिए हम इसको यूं डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है जी, एनी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। पहली बात क्लियर हुई कि ये पीरियोडिक मोशन यानी फिक्स इंटरवल के बाद बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करेगी। एनी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक के बाद उसने ये भी बता दिया कि ये टू एंड फ्रो मोशन है यानी वाइब्रेटरी मोशन है, पीरियोडिक भी है और वाइब्रेटरी मोशन भी है, ठीक है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय अ रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स से प्रोड्यूस होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स, उस रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बता रहा है कि दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है।
और उसकी जो डायरेक्शन है उसकी बात करेगा, एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। अब ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है ये बातें बच्चों। इसमें एग्जांपल आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, वही एग्जांपल अब यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, यानी जस्ट इसको रिवाइज करेंगे हम एक बार, ठीक है। ये हमारे पास मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी की एग्जांपल लेते हुए हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हमने इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, जो कि आपने क्लास 10th में नहीं सीखा था। यहाँ आप सीख लेंगे कि कैसे हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला जो आपने पढ़ा था वो फार्मूला आपको किस तरह से मिलता है। ओके बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है। ये मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम कहलाता है, हमने 10th में पढ़ा था, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट हमने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के ना कुछ फीचर्स होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि हम यहाँ पर जब इसको डिस्कस करेंगे तो वो सारी बातें हमने यहाँ पे सीखनी है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। पहली बात है कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन होती है। आप देखेंगे कि आप इसको जब डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ से खींच के लाते हैं, छोड़ते हैं, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चौथी बात, यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लाजमी होनी चाहिए, जिसकी की वजह से ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। और पांचवी बात, इसमें एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। अगर एनर्जी ना सेम रही, एनर्जी इसके अंदर कांस्टेंट ना रही, एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो फिर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में चला जाएगा। वो भी टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसके अलावा वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए एट द मीन पोजीशन, ये डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम होना चाहिए, और एक्सेलरेशन मिनिमम एट द मीन पोजीशन होना चाहिए। बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक एग्जांपल लेते हुए मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम की। यहाँ हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए भी एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपने इससे पहले सीखा नहीं है, अभी आप सीखेंगे इस लेवल पर। और हमने इसके साथ जितने फीचर्स पढ़े थे उनको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या बाकी ये फीचर्स इस मोशन के अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास ये मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये इसकी एक ओरिजिनल पोजीशन है, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें, ओ इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, यहां से इसको इस पोजीशन से एक नई पोजीशन ए पर शिफ्ट कर देना है। जैसे इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आप शिफ्ट करेंगे, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगी, जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, इस डायरेक्शन में। इसके बदले में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी ये, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब यूं समझ लीजिए कि एक स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पहले इसकी ये ओरिजिनल लेंथ थी, अब बढ़ के इतनी होगी, तो मान लीजिए इसमें इतना इजाफा हो गया एक्स के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। बच्चों, जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स भर जाती है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स उसमें भर जाती है। अच्छा, तो अब जो हमने इसको इसके ऊपर फोर्स लगा के इस तरफ को डिस्प्लेस कराया, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गई। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है हमारी अप्लाइड फोर्स के। पता है क्यों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होती है? अच्छा, वो उसकी वजह ये है, देखो बच्चों, कि आप जैसे ही इस पॉइंट से बॉडी को रिलीज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये बॉडी इस तरफ को जाती है, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इससे पता चला कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की, वो इस तरफ है। अब हमने जो अप्लाई की फोर्स वो इधर है, जो इसमें एक फोर्स स्टोर हो गई वो उसके ऑपोजिट में है। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स हमने अप्लाई की है, वो इक्वल है इस रीस्टोरिंग फोर्स के, सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। समझ गए? अच्छा, अब यहां पर जरा हुक्स लॉ को अप्लाई कीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखो बच्चों, हुक्स लॉ क्या कहता था? हुक्स लॉ कहता था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट यहां पर भी। आप मान लीजिए कि यहां पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस की बजाय, आप ये समझ लीजिए कि आप जो इधर को एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये एक भी स्ट्रेस ही है। अब उसके बदले में क्या होगा, इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आया, ठीक है, कितना, एक्स, ये इसकी स्प्रिंग में चेंज, इसकी लेंथ में चेंज आ गया। मान लीजिए ये स्ट्रेन है, वो कहता था स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक डायरेक्ट रिलेशन होती है।
अब मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये फोर्स होगी उतना ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इनमें फिर क्या होना चाहिए, रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन है, उसी तरह इस फोर्स में और यहां पर प्रोड्यूस होने वाले चेंज में भी एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाना चाहिए। ठीक है, उसी रिलेशन को लेकर हम आगे चलेंगे कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई की है और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें आया है, इन दोनों में भी आपस में फिर क्या होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और जो दूसरी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इसके दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। समझ गए। अब मैंने ये भी आपको बताया कि ये अप्लाइड फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं कि भाई ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक, लेकिन यहां पर एक मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ कवर हुआ, इस तरफ को, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। अब रिस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को डील कर रहे होते हैं और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है, तो किसी एक के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। इसी सेंस में आप यहां पर नेगेटिव साइन यूज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने एक नेगेटिव साइन यूज किया। यह है जी हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो हमने एक फीचर देखा था यहां पर इसकी डेफिनेशन में कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बाकी फीचर्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों। अब यहां पर आपको पता है जब भी आपको मैं अब एफ आर की बजाय सिंपल एफ लिखूंगा, आप यही समझिएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जब भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नजर आता है तो आप क्या लगाते हैं जी, कांस्टेंट लगाते हैं इक्वल के साथ। ठीक है, और माइनस का एक्स ये इसी तरह से लिखा आपने। इसको यूं भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। ठीक है, अब हमने एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करना है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें यहां पर एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, एक नेट फोर्स अप्लाई की, बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम क्यों कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू किसके होता है, एम ए के। अब आप ऐसा करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, या तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर ले, या इक्वेशन 2 से वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, F इसके बराबर है, F इसके भी बराबर है, तो मतलब ये दोनों फिर आपस में बराबर होंगे। या फिर आप यूं कह सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1, F इज इक्वल टू एम ए है, पुट कर दीजिए यहां पर, क्या बन जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, देखो हमने एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इधर ही रखिए, m जाके उधर डिवाइड कर दीजिए, k डिवाइडेड बाय m। मैं इस माइनस को ना इसके साथ x के साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर बच्चों याद रखो जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, और m क्या है, मैस भी कांस्टेंट है। मैस क्यों कांस्टेंट है, देखो बच्चों कांस्टेंट कहते हैं जो चीज तब्दील ना हो, एक जैसी रहे। क्या इस मोशन के दरमियान इसका मैस कम या ज्यादा हुआ, नहीं ना, इसलिए यहां पर जो मैस है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो k ऑलरेडी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और m क्या है, हमारे पास मैस है, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये मैस दोनों के दोनों जो है वो कांस्टेंट है। इनकी जगह मैं एक ही टर्म यूज कर लेता हूं कि a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू माइनस x। अब ये भी आपको याद होगा कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। इसका रिवर्स क्या होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कराना है तो फिर इक्वल और कांस्टेंट दोनों जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओनली माइनस x। तो एक और फीचर जो हमने यहां पर डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो भी हमने डिस्कस यहां पर कर लिया। ठीक है बच्चों,
ओके, अब इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं ना हमने उनको डिस्कस करना है, ये वाले, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल के साथ, और जो कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में चल रही होती हैं उन कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपने क्लास 10th में नहीं सीखा था, अब आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटीज के पॉइंट कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम वो डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है वो डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों देखो, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप यहां से इसको ऐसे रिलीज करते हैं, यहां पर ये किस पे था, रेस्ट पे था। इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है जी, यहां पर 0 थी। जैसे ही आपने यहां से इसको रिलीज किया, ये इस पॉइंट से इधर को मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और यहां पर आके इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहां पर ये इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता, ठीक है, और आगे को बढ़ना शुरू कर देता है। फिर इधर को आते हैं, इधर को आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, और यहां पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहां पर इसकी वेलोसिटी आके मैक्सिमम क्यों हो जाती है। देखो बच्चों, यहां से इसको स्टार्ट किया, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही थी, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको वापस लेके आ रही है। रिस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट होती जा रही है, 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 यहां तक कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट होती जा रही है। तो डेफिनेटली आप फोर्स लगाते जाओगे तो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। तो यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां से जाते हुए ऐसा 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ते यहां पर मैक्सिमम हो जाती है। तो ये वजह है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है एट द मीन पोजीशन वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इस पोजीशन तक लाते हुए कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होती जा रही है, एक्ट होती जा रही है। तो लगातार रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है, यहां पर आके मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके बाद यहां पर आके रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाती है। अब यहां पर ये इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता। जैसे आप एक रेस में भाग रहे हैं, अचानक से फिनिश लाइन आती है, अगर आप चाहें कि यहीं पे आप रुक जाए इसको टच करने के बाद, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप रुक ही नहीं सकते। गाड़ी स्पीड से जा रही है, वो फौरन से ब्रेक लगाती है, उसके टायर सीध हो जाए, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं, वो स्लाइड करती हुई आगे जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि यहां पर ये रुक नहीं सकता और ये इस तरफ को चलना शुरू कर देता है। अब इस तरफ को चलते हुए अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली ये हो रहा है कि ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोशन स्लो डाउन होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होते जा रहे हैं, सामने से एक अपोजिंग फोर्स भी लग रही है, यहां पर आके बिल्कुल उसको रेस्ट पर ले आते हैं। जब यहां पर अगेन रेस्ट पर आ जाता है, वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या हो गया, अब स्प्रिंग फिर से कंप्रेस हो चुका है। स्प्रिंग के कंप्रेस होने से इसके अंदर फिर रिस्टोरिंग फोर्स आ चुकी है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर पुश करेगी टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये फिर इधर से यूं जाएगा, अब रास्ता ऐसा ऐसा इसकी वेलोसिटी इधर को बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां पर आके फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहां पर ये रुक नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर को चलना शुरू हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहां पे आके 0। तो सीखा ये कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और मेन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहां पर देखा, वेलोसिटी मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद है जी कंसेप्ट हमारे पास, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर वो होना चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब आपको दो बातें बताऊंगा बच्चों, बहुत खास बातें, अगर आपको वो समझ में आ जाएंगी, एक्सेलरेशन बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। देखो, ये एक बॉडी जा रही है, ठीक है, फुटबॉल है, कुछ भी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इधर को है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे जिधर बॉडी मूव कर रही है, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ओके। अब वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ जिधर को बॉडी मूव कर रही थी। अब याद रखना ये पॉइंट, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर को बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसी तरफ को बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये बॉडी इधर को जा रही थी, आप अगर इधर कोई फोर्स लगाते हैं तो इससे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, ठीक है, वेलोसिटी में इंक्रीज आया। अब एक्सेलरेशन किधर को होगा, जिधर को बॉडी चल रही थी, यानी जिधर को उसकी फोर्स की जिधर उसकी फोर्स की डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों,
जब वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। क्यों? कि इंक्रीज आता ही तब है जब बॉडी जिधर जा रही है आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो। ठीक है, तो अपने माइंड में एक पॉइंट जो है वो बिठा लो अच्छे से, वो क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो वो जिधर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन भी उधर को ही होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था जिधर फोर्स वहां एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा कैसे? देखो, अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, आप इसी तरफ में फोर्स लगाएंगे इसी डायरेक्शन में, तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकली कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। इसी तरह से बच्चों, अगर यही बॉल जो मूव कर रही थी हमारे पास, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, आपने फोर्स लगा दी कहीं सामने से, कोई भी बॉडी है वो इस तरफ को मूव कर रही है, गाड़ी कर लें आप कोई भी, वो इस तरफ को मूव कर रही है, अगर आप सामने से आके उसको रोकेंगे तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब यहां पे क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज आ गया, ठीक है, वेलोसिटी में यहां पर क्या हो गया? डिक्रीज आ गया। अब न्यूटन ने यह कहा था कि जिस तरफ को आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, वो आपको HBL की वो एक ऐड याद होगी, जहां खाप वहां HBL, वैसे आप याद रखो यहां पे बच्चों कि जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स हमारा इस तरफ को अप्लाई हो रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला? पहली बात कि अगर फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी एक्ट होगी तो ही बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो होगा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज करने से उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज ही तब होती है जब बॉडी जिधर मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर आप फोर्स लगाते हैं। तो समझ गए? अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। ये देखो, बॉडी इधर मूव कर रही है, आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी इधर को जा रही है, आप ऑपोजिट में फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट में आएगा और इस सूरत में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो याद रख लो, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होगा, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। अब जरा यहां देखो, जब ये बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ, ठीक है, ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ आते हुए यहां पर इसकी वेलोसिटी थी 0, यहां पर वेलोसिटी है मैक्सिमम, तो ये 0 से मैक्सिमम की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। ये अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। समझ गए? इसी तरह से अब नेक्स्ट हाफ पाथ में देखें, पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन ओ के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और बी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 हो गई। तो मैक्सिमम से अगर कोई बॉडी 0 पर आती है, इसका क्या मतलब हुआ? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मोशन के दरमियान यहां से लेकर यहां तक जो इसकी कंप्लीट मोशन थी पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, यहां पर हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन रहा, इस हाफ पाथ में भी टुवर्ड द मीन पोजीशन और इस हाफ पाथ में भी टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इससे ये साबित हुआ कि बॉडी जो ये एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है। ओके बच्चों, अच्छा अब एक और पॉइंट को हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है। वो है एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होता है और कहां मिनिमम होता है और ऐसा क्यों होता है। ओके बच्चों, पहली बात याद रखने के लिए ये ज़हन में रख लो बच्चों कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर एक्सेलरेशन 0 है और जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मतलब कि देखो, एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी 0 है, इधर भी 0 इधर भी 0, लेकिन एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम है। मीन के ऊपर पोजीशन के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? 0 है। अब उसकी क्या वजह है ये हम जानते हैं। बच्चों, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था ना? सिंपल सी बात है, क्या कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। समझ गए? अब वो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, ये बात सीखी थी आपने।
अब ये भी आपने सीखा था कि एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। अगर फोर्स थोड़ी है तो एक्सेलरेशन थोड़ा होगा, फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, आपने ये सीखा था, मैं यहां पर 3 पॉइंट बना देता हूं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास B आ जाता है। ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पर इधर हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, इधर इसकी वेलोसिटी 0 था, अभी हमने डिस्कस किया था। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। लेकिन एक्सेलरेशन इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, मैक्स होता है। एक्सेलरेशन इस पॉइंट के ऊपर भी मैक्स होता है, यानी मैक्सिमम। लेकिन एक्सेलरेशन इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, 0। जहां वेलोसिटी 0 है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहां वेलोसिटी 0 वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन 0। ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ऐसा क्यों। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ वो ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। ठीक है, आपने यहां पे क्या पढ़ा था, ये चीज क्या पढ़ी थी आपने, कि मीन पोजीशन से जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये जो उतनी ज्यादा जो है वो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स होगी, प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, -x कह लें उसको। फोर्स और ये इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ये रिस्टोरिंग फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन। अब आप यहां से ना इस मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो थोड़ी होगी। अब अगर फोर्स थोड़ी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, थोड़ा होगा। आप यहां से थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, ज्यादा डिस्प्लेस करा दिया बॉडी को, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। आप जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन पे चले जाते हैं ये एक्स के, तो यहां पर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाती है मैक्सिमम। तो जब फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी फिर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम। एक और पॉइंट भी यहां कहा जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर आके बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो तभी एक्सेलरेशन चेंज होता है। ठीक है, यहां पर आके बॉडी अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेती है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारे पास वो ये है, सिंपल सी बात है कि भाई हम जानते हैं कि जब एक बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, नेट फोर्स के। ठीक है, अब यहां से जैसे जैसे मीन पोजीशन से आप ज्यादा डिस्प्लेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके बच्चों, तो मैक्सिमम दूरी होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉडी में होगा। इसलिए ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट, यहां पर इसके ऊपर जो अगर हम आते हैं तो यहां पे एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फिर मीन पोजीशन पे 0 क्यों होता है, देखो ये है जी मीन पोजीशन। अगर आप मीन पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं तो आपका मीन पोजीशन से फासला क्या है, 0 डिस्टेंस पर है, कोई दूरी नहीं है मीन पोजीशन से, तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगी। ये देखें, ये स्प्रिंग जब मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा था इसमें कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं थी। आपने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आई। जब बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर पड़ी है उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं। जब उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रही, 0 है, तो इस सूरत में फिर क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक जो है वो फोर्स के साथ है। अब मीन पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। अब जब मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे, बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर पड़ी है, उसके अंदर अब कोई रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन भी उसके अंदर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन के ऊपर क्या है, 0, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या है जी, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब एक बार समराइज कराता हूं आपको, क्या पॉइंट सीखे आपने बच्चों, कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ है। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब आप मीन पोजीशन के ऊपर खड़े होते हैं तो आपका मीन पोजीशन से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब तक आप मीन पोजीशन से स्प्रिंग को डिस्प्लेस नहीं करते इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगी तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, इसलिए मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। अब दूसरा पॉइंट के मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जाके क्यों, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहां पर जाके क्यों एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, जैसे आप मीन पोजीशन से दूर लेके जाते जा रहे हैं इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जा रही है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जा रही है, यहां पर आके रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गई। अब अगर फोर्स ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हमने फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लिए। अब हम इसके लिए एक टाइम पीरियड के लिए एक रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बच्चों टाइम पीरियड के बारे में तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो टाइम चाहिए होता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और आपने इसका फार्मूला भी पढ़ा था। फार्मूला क्या था इसका, T = 2 पाई
स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, ये पढ़ा था आपने फार्मूला। ओके, अब ये फार्मूला उस वक्त आपने ड्राइव नहीं किया था क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ी नहीं थी, और इसको हम सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हुए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा रिवाइज करते हैं। हमने कुछ पॉइंट सीखे थे। हमने एक सीखी थी एंगुलर वेलोसिटी। वो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम, ऐसा ही था। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या होता था, बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती थी। हम सपोज करते हैं कि बॉडी ने जो है वो एक सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है, एक ये कंप्लीट जो है वो राउंड हुआ। तो इस दौरान उसने जो फासला तय किया, ये जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो कितना होता था हमारे पास, 2π। ठीक है, और नीचे टाइम कितना लगा, अब एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का वक्त, या एक वेव कंप्लीट होने का वक्त, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम नीचे लिख देते हैं जी कैपिटल टी। ठीक है, यहां पर ओमेगा, ये टी को हम ऊपर ले आते हैं, ओमेगा नीचे चला जाएगा, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये वो रिलेशन है टाइम पीरियड का जिसकी हेल्प से हम फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, और ये हमने एंगुलर मोशन से लेना है। ठीक है, अब ये भी क्योंकि एक इस तरह से कंप्लीट राउंड ट्रिप बना रही है, और ये भी देखा जाए तो इसी तरह से आता है कि एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे एक साइकिल मुकम्मल ही करता है, यानी यहाँ से चला था, इधर गया और फिर वापस उसी पोजीशन पर आ गया। फर्क क्या, ये ऐसे मूव करके एक साइकिल कंप्लीट करता है और ये ऐसे एक साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, और इसके अलावा बच्चों आपने यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा वो क्या था, -r ओमेगा का स्क्वायर था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बस फर्क यहाँ पर इतना, यहाँ पर r की बजाय आप यहाँ पर x यूज करते हैं। ठीक है, r को आपने x के साथ रिलेट कर देना है। ओके, अब बच्चों ये दो रिलेशन आपके पास हैं जो कि एंगुलर मोशन से आपने लिए, इन्हीं की हेल्प से आपने टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां पर जो a है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इस इक्वेशन से आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, -xk/m। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी जगह पर -k/m इंटू x इज इक्वल टू -x ओमेगा का स्क्वायर। माइनस से कट जाता है, x से कट जाएगा, और यहां पर बचेगा k डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा k डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आई। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड, ये रिलेशन बना के रखा हुआ है हमने टाइम पीरियड का, इसके अंदर हमने यहां पर ये ओमेगा की वैल्यू इस जगह पर पुट करनी है। ठीक है, इसीलिए हमने ये रिलेशन निकाला यहां पर। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे जी, हम पुट इन इक्वेशन, इसको हमने कोई नाम दे देते हैं, हमने क्या नाम दिया अभी तक, इसको थर्ड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, t इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय m। अब इसको मैं जरा रीअरेंज करके लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, t इज इक्वल टू 2π, ये उल्टा होके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी m ऊपर आ जाएगा और k नीचे आ जाएगा। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये हमारा वो फाइनल फार्मूला था टाइम पीरियड का जिसको हमने कैलकुलेट करना था। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आज का कोई भी पॉइंट हो या कोई भी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।